क्या ये इंडिगो फियास्को एक्चुअली में ब्लैकमेल था? यही नहीं, पोर्ट्स में अडानी, एयरपोर्ट्स में अडानी जीएमआर, सीमेंट में अडानी अल्ट्राटेक और मीडिया में अडानी अंबानी। ये सुनकर तो लग रहा है कि मोनोपोली डुओपोली नहीं, अंबानी अडानी पोली चल रहा है। एक ऐसा प्रोडक्ट बताइए जो हमारी डुओपोलीज ने बनाया है और जिसका विदेशों में नाम है। रीसेंट इंडिगो एयरलाइंस के फियास्को ने साफ दिखा दिया कि देश के आसमान और सरकारी डिसीजंस पर उसका कितना कब्जा है। जब एक मार्केट प्लेयर टू बिग टू फेल हो जाए तो सारे देशवासियों को सफर करना पड़ता है। लोगों की शादियां मिस हो गई, ट्रैवल प्लान्स कैंसिल हो गए। एक कपल ने तो अपनी ही शादी का रिसेप्शन ऑनलाइन अटेंड किया। लोग बोर होकर गरबा करने लगे और एक अंकल ने साफ बता दिया कि देखिए, जो भी हो जाए आप पॉलिटिकल मत जाइए। सोशल मीडिया पे लोगों ने मीम्स बनाए और साथ ही ये भी दिखाया कि सिर्फ एयरलाइंस में ही नहीं, हमारी इकोनॉमी के कई सेक्टर्स में मोनोपोली डुओपोली आम बात है। टेलीकॉम में जियो एयरटेल से लेकर टैक्सी सर्विस में उबर ओला, सिनेमा में पीवीआर आइनॉक्स और फूड डिलीवरी में स्विगी जोमैटो। यही नहीं, पोर्ट्स में अडानी, एयरपोर्ट्स में अडानी जीएमआर, सीमेंट में अडानी अल्ट्राटेक और मीडिया में अडानी अंबानी। ये सुनकर तो लग रहा है कि मोनोपोली डुओपोली नहीं, अंबानी अडानी पोली चल रहा है। क्या अब हमारे देश का विकास ये एक दो बड़े कॉर्पोरेट्स ही करेंगे? हर सेक्टर में मोनोपोली या डुओपोली या ओलिगोपोली से क्या कस्टमर्स को बेहतर सुविधाएं मिलती हैं? अगर नहीं तो क्यों हम ऐसा एकाधिकार वाला इकोनॉमिक मॉडल चला रहे हैं? आइए बात करते हैं। ये एपिसोड लिखे जाने तक हर दिन इंडिगो के फ्लाइट्स कैंसिल हो रही थी। 2 दिसंबर को शुरू हुआ कैंसिलेशंस का सिलसिला अब तक रुका नहीं है। इनका टेक्निकल कारण तो यही है कि इंडिगो ने ओवर बुकिंग की और फ्लाइट्स को ठीक से शेड्यूल नहीं कर पाए। उसके पास पर्याप्त क्रू नहीं था, जिसकी वजह से हजारों फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा। 2024 में ही डीजीसीए ने पायलट्स और क्रू की सेफ्टी का ख्याल रखते हुए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन रूल्स को बेहतर बनाया, जिसमें पायलट्स और क्रू के लिए सेफ्टी और रेस्ट के कुछ जरूरी नियम थे। तो ये तो अच्छी ही बात है ना कि एविएशन इंडस्ट्री में पायलट्स और क्रू सेफ रहेंगे, तभी तो पैसेंजर सेफ रहेंगे। लेकिन इंडिगो के मालिक ऐसा नहीं सोचते। उनका मॉडल ही है हाई रिसोर्स एंड क्रू यूटिलाइजेशन मॉडल। इंडिगो का ऑपरेशन मॉडल इतना टाइट है कि अगर एक फ्लाइट कैंसिल होती है तो उसकी वजह से 6 और फ्लाइट्स प्रभावित होती हैं। इसका ये भी मतलब है कि अपने एम्प्लॉयज को ज्यादा से ज्यादा निचोड़ो, फ्लाइट्स को एक के बाद एक चलाओ और जल्दी जल्दी यात्रियों को बैठाओ और चलो। सोचिए, लंबी फ्लाइट्स पे जब पैसेंजर से इतना थक जाते हैं, जेट लैग हो जाता है, तो कॉन्स्टेंटली जहाज चलाने वाले पायलट्स का क्या होगा? उन्हें डेफिनेटली ज्यादा रेस्ट की जरूरत है। लेकिन अब सब सेफ्टी और लॉजिक की बातों को छोड़कर इंडिगो ऐसे ही हाई निचोड़ने वाले मॉडल पर चलता रहेगा। डीजीसीए से बकायदा हरी झंडी मिल गई है। क्या यही होती है प्राइवेट एफिशिएंसी? लोग 2 दिन एयरपोर्ट्स पर पड़े रहे। दूसरी एयरलाइंस ने भी मौके का फायदा उठाते हुए फ्लाइट्स के प्राइस बढ़ा दिए। लोगों को मजबूरी में कहीं 35 तो कहीं 40,000 की फ्लाइट्स टिकट्स लेनी पड़ी। प्राइवेट एफिशिएंसी ने पैसेंजर्स और एम्प्लॉइज दोनों की हालत खराब कर दी। प्राइवेट एफिशिएंसी की तारीफ करने वाले कई बार भूल जाते हैं कि वो तभी काम करती है जब फेयर कंपटीशन होता है और स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस होते हैं। अदरवाइज प्राइवेट प्लेयर्स माफिया में बदल जाते हैं। क्या ये इंडिगो फियास्को एक्चुअली में ब्लैकमेल था? आप जानते हैं कि एविएशन सेक्टर में आज इंडिगो के पास 65% शेयर है। 60% जिन रूट्स को वो कवर करता है उन पर उसकी पूरी मोनोपोली है। इंडिगो के बाद दूसरा नंबर एयर इंडिया का है, जिसका मार्केट शेयर बस 26.5% है। तो अपने इस प्रिविलेज के बदले इंडिगो सरकार से एग्जेम्पशन लेने में कामयाब रहा। ये कैसा फेयर प्ले है, जहां बाकी एयरलाइन तो सेफ्टी के रूल्स फॉलो कर रही हैं, लेकिन बिगेस्ट मार्केट प्लेयर ही सेफ्टी के रूल्स को फॉलो नहीं करता। ना तो इसमें उसके खुद के एम्प्लॉयज का फायदा है, ना ही कस्टमर्स का, बस मालिकों का फायदा है। अच्छा, एक सेकेंड, ये इंडिगो के मालिक हैं कौन? राहुल भाटिया इंडिगो के को फाउंडर और ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। 8 से 10 बिलियन डॉलर की इनकी नेटवर्थ बताई जाती है, जो 2023 में 3.5 बिलियन डॉलर थी। इनके दूसरे को फाउंडर राकेश गंगवाल थे, जिन्होंने 2019 में कंपनी छोड़ दी थी। ये 9 बंदे इंडिगो के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। इनमें से अमिताभ कांत को आप पहचानते होंगे। जी वही, 6 साल नीति आयोग के सीईओ थे, सरकार में बैठे लोगों के करीब हैं। मिस्टर एम दामोदरन की प्रोफाइल पर भी नजर डालिए।
इन्होंने कई स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन गवर्नमेंट्स के साथ काम किया है। 2005 से 2008 के बीच सेबी के चेयरमैन थे। कई रेगुलेटरी बॉडीज, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और प्राइवेट सेक्टर का भी एक्सपीरियंस है। क्या आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लगता? अच्छा, एविएशन इंडस्ट्री में जरा भी एक्सपीरियंस ना होते हुए क्यों ये लोग बोर्ड में चुन लिए जाते हैं? क्योंकि उनके पास कोई ना कोई इनसाइडर नॉलेज होती है जिससे कंपनी को फायदा होता है। वो सही डील्स करवा सकते हैं, सही लोगों को आपस में मिलवा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर सरकार और इंस्टीट्यूशंस में बैठे लोगों के साथ लॉबिंग भी कर सकते हैं। ऐसे ही आप हर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के प्रोफाइल को पढ़ते जाएंगे तो पता चलेगा कि ये सब किस लिए जरूरी हैं। ये लोग लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक्स IAF और अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज की जानकारी रखने वाले लोग हैं। सिर्फ जानकारी नहीं रखते, जरूरत पड़े तो इंटरवीन भी कर सकते हैं। मिस्टर विटेकर को ही देखिए, इन्होंने अपना करियर ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइंस में एज अ लॉयर शुरू किया था और रिसेंटली ये अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के एडमिनिस्ट्रेटर थे। ये एजेंसी यूएस में एयर सेफ्टी, एफिशिएंसी, उनके एयर ट्रैफिक सिस्टम वगैरह की जिम्मेदारी लेती है। इंडिगो के पास सिर्फ देश की गाइडलाइंस ही नहीं, विदेशों में क्या हो रहा है इसका भी पूरा ब्यौरा है। इतनी नॉलेज होने का क्या फायदा? इतने एक्सपर्टीज के बावजूद इंडिगो 2 साल तक पर्याप्त पायलट्स को रिक्रूट नहीं कर सका, सेफ्टी नॉर्म्स को लागू नहीं कर सका, या वो जानते थे कि उन्हें एग्जेम्पशन मिल जाएगा। इलेक्शन कमीशन का डेटा दिखाता है कि इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब ग्रुप ने 2024 में 36 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे। इनके अलावा राहुल भाटिया ने कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान जब एविएशन बिजनेस ठप सा पड़ा था तब 20 करोड़ के बॉन्ड्स खरीदे। एविएशन इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा बॉन्ड्स खरीदने वाले यही लोग हैं। क्या इसीलिए इंडिगो को इतनी छूट मिल रही है? 2 साल पहले आए रूल्स को ना फॉलो करने पर भी कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं पहुंची इनके दरवाजे पर। क्यों इंडिगो को कोई वार्निंग नहीं दी गई? ये इंडिगो की एफिशिएंसी है या हमारी सरकार की? पॉलिटिकल मत जाइए। इंडिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है। नंबर 1 और 2 पे हैं यूएस और चाइना। यूएस में 4 बड़ी एयरलाइंस हैं और 6-7 छोटी एयरलाइंस हैं। चाइना में भी कम से कम 12 एयरलाइन कंपनीज हैं, जिनमें से 3 पब्लिक एयरलाइंस हैं। इन दोनों देशों में एविएशन सेक्टर में किसी भी एयरलाइन का शेयर 25% से ज्यादा नहीं है। बाकी देशों में से भी 50% के शेयर वाली कोई एयरलाइन नहीं है। ये हमारी इंडिगो ही है जिसके पास डोमेस्टिक मार्केट का इतना बड़ा शेयर है। तो हम क्या करें? क्या सब चीजों को सरकार ही चलाए? सरकार थोड़ी ना सब कुछ चला सकती है। जब बात क्रिटिकल सेक्टर्स की हो तो सिर्फ प्राइवेटाइजेशन से सोल्यूशन नहीं होता, स्पेशली जब हमने देखा कि हमारे देश में प्राइवेट होने का मतलब ज्यादा मार्केट को हथियाना है, ना कि फेयर कंपटीशन करना। अब एयरपोर्ट्स का ही एग्जांपल लीजिए। दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट टिकट्स महंगी होने जा रही हैं क्योंकि इन एयरपोर्ट्स की यूजर फी बढ़ाई जा रही है। इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि मुंबई एयरपोर्ट में इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए यूजर फी को 615 रुपए से 13,495 किया जाएगा और डोमेस्टिक पैसेंजर्स के लिए ये 175 से 3,856 होगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल यूजर फी 650 रुपए से 6,356 और डोमेस्टिक यूजर फी 129 से 1,261 होने जा रही है। वैसे तो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया या AAI ज्यादातर एयरपोर्ट्स को ओन और मैनेज करता है, लेकिन की एयरपोर्ट्स को पहले PPP और अब लगभग प्राइवेटाइज कर दिया गया है। यू नो और इकोनॉमिक विजडम, लॉस का सरकारीकरण और प्रॉफिट्स का निजीकरण। तो दिल्ली के एयरपोर्ट को GMR ग्रुप संभालता है और मुंबई के एयरपोर्ट को अडानी को दे दिया गया है। छोटे और रीजनल एयरपोर्ट्स को AAI संभालता है। क्यों पटना या भोपाल का एयरपोर्ट अडानी को नहीं देते? क्यों उनको सबसे ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग मुंबई एयरपोर्ट ही मिला है? टेलीकॉम सेक्टर में भी हम डुओपोली के जलवे देख रहे हैं। अब तो लोग भूल भी गए हैं कि पहले टेलीकॉम की कितनी कंपनियां होती थी, पर ये याद है कि मिनिमम रिचार्ज में बात हो जाती थी। आज 2 कंपनियों जियो और एयरटेल ने ऐसा गठजोड़ बनाया है कि रिचार्ज के साथ साथ डेटा प्लान भी लेना पड़ता है। 28 दिन का प्लान 299 में आता है। हर 6 महीने में 50-60 रुपए रिचार्ज के ऐसे ही बढ़ा दिए जाते हैं। लोग फिर भी आर्ग्यू करते रहते हैं कि प्राइवेट मोनोपोलीज और डुओपोलीज से देश की तरक्की होगी। एक ऐसा प्रोडक्ट बताइए जो हमारी डुओपोलीज ने बनाया है और जिसका विदेशों में नाम है। एक प्रोडक्ट नहीं, एक सर्विस आपको मिलेगी जिसका हर NRI गुणगान करता है। हमारी 10 मिनट्स डिलीवरी एप्स, थैंक्स टू आवर चीप लेबर एंड लेस रेगुलेशंस।
पर पॉइंट ये है कि इनोवेशन भी तभी होता है जब कंपनीज के बीच फेयर कंपटीशन होता है, वरना कंपनियां इतनी बड़ी हो जाती हैं कि तालाब की छोटी मछलियों को निगल जाती हैं और इनोवेशन को भी बढ़ाने की बजाय उसे रोकने का काम करती हैं। विरल आचार्य का मार्च 2023 का एक पेपर है। वो दिखाते हैं कि कैसे देश में टॉप 5 कंपनियों का मार्केट शेयर बढ़ता ही जा रहा है। ये बिग 5 कंपनियां हैं रिलायंस ग्रुप, टाटा ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप, अडानी ग्रुप और भारती टेलीकॉम। 2010 तक इन कंपनियों ने ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज में अपनी प्रेजेंस बना ली, कहीं एक्विजिशन, कहीं साझेदारी, कहीं हैंडओवर। फिर 2015 से इन बिग 5 कंपनीज ने कई सेक्टर्स में जहां इन्होंने जगह बनाई उनमें भी अपना शेयर बढ़ाना शुरू किया। जैसे टॉप 5 ग्रुप्स का सिविल इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन में शेयर 2016 के 31% से 2021 में 42% हो गया। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में इनका शेयर 65% से बढ़कर 84% पे चला गया। रिटेल सेक्टर में 44% से 65% के ऊपर। नॉन फाइनेंशियल एसेट्स में बिग 5 का शेयर 1991 में 10% था, जो 2021 में 18% हुआ। लेकिन नेक्स्ट बड़ी 5 कंपनियों का शेयर उसी वक्त में कम हुआ, 18% से 9%। मतलब बिग 5 ने ना सिर्फ छोटी मछलियों को हड़प लिया बल्कि नेक्स्ट बड़ी 5 फर्म्स की ग्रोथ को भी नुकसान पहुंचाया। जाहिर है कि कई सिस्टम्स जैसे कि आईबीसी ने उनकी मदद की। बिग 5 की सेक्टोरल ग्रोथ का एक कारण आसानी से बैंकरप्ट होते फर्म्स को खरीद लेना है। बड़ी डिफॉल्टर कंपनियां कोड़ियों के दाम बेची गई और उनको खरीदने वाले ये बिग 5 ही थे। विरल आचार्य अपने पेपर में दिखाते हैं कि बिग 5 की ग्रोथ 2015 से ही शुरू होती है और होती चली जाती है। आज आप सोचते हैं कि क्यों आपका छोटा सा बिजनेस नहीं चल पाता। किसी भी किराने वाले की यही हालत है। बड़े स्टोर्स और ई कॉमर्स की डुओपोली से compete करना असंभव है, क्योंकि सारे फायदे तो उनको ही मिलते हैं। ना आपके पास इनसाइडर नॉलेज है, ना उतना पैसा, ना लेबर पावर, ना बैंक लोन्स। रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पार्लियामेंट में एक सवाल के जवाब में बताया कि पिछले 5 सालों में पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने 6 लाख करोड़ से ज्यादा के लोन्स राइट ऑफ किए हैं। और किसके लोन माफ हुए? किसानों के तो नहीं हुए, ना तो माइक्रो फाइनेंस के जाल में फंसी औरतों के लोन माफ हुए। फिर किसके लोन हैं जो आसानी से माफ हो जाते हैं? अब तो सरकार ने ऐसा कानून बना दिया है कि आप उन लोगों के नाम भी पता नहीं कर सकते जिनके करोड़ों के लोन माफ हो गए। प्राइवेसी उसी। लेकिन ये अमीर लोग अपना घर, रेस्टोरेंट, कार्स वगैरह बेचकर थोड़ा लोन तो चुका सकते हैं ना। फिर इनके घर रिकवरी एजेंट्स को क्यों नहीं भेजा जाता? पॉलिटिकल मत जाइए। इसीलिए इंडिगो फियास्को कोई आइसोलेटेड केस नहीं है। ये हमारे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में लगी दीमक का एक नमूना है। आप ऐसे ही मोनोपोलीज को नेशनल चैंपियन बुलाते रहिए, सारे मुद्दे छोड़कर नेशनल सॉन्ग पे बहस कीजिए और ये मोनोपोलीज, दुओपोलीज और अडानी पोलीज आपको ऐसे ही मजे कराती रहेंगी। इस हफ्ते इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैकनॉमिक्स। मिलते हैं अगले हफ्ते टू क्रैक मोर इकोनॉमिक्स। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।